शांति बैठिए, और जो पूछ रहे हैं और जिससे पूछेंगे वही जवाब देंगे। सबसे पहले आप बताइए। हाँ हाँ, आप अरे तू ना ओकरा कही थी तू पढ़ के क्या करबे? तोरे मैया हाँ तोरा, तो बोलिए तो खड़ा होइए ना। आप बताइए तो प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? 3 2 हुआ है, बताओ 3 2। 20 बार बतावी थली आओ। तोरा 3 थरिया ढकेले ला हम लिखवैली कहीं कॉपी में, ढकेल के पहुंच गए यहाँ। ऐसे हाथ ही नियर पसरल है। ए शांति बेटू। अप्रवास और उत्प्रवास। अप्रवास किसको कहते हैं? उत्प्रवास किसे कहते हैं? हाँ ठीक बात, ओके। अब बताओ तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है? ओके। अब बताओ जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या परिवर्तन को जो प्रभावित करता है उसके कितने कारक हैं? कौन कौन सा कारक है जिसके वजह से जनसंख्या परिवर्तन प्रभावित होता है, घटता बढ़ता है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। ठीक है, आप बैठ जाइए, आपको नहीं मारेंगे आपको एक को डंडा। खड़ा होइए महादेवी वर्मा। बताइए विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महादेश में है और किस देश में है? अच्छा, विश्व में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? जापान। हम अभी नाम लिए कुछ हो देश की महादेश, और जापान बताइए दिला ना, तो देश में है ना तो महादेश में है। सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश बताओ। सबसे कम जनसंख्या वाला देश? पहले हम नहीं बताया। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महादेश? रूस। ओके, रूस कहाँ से ली मैया? कहूँ रूस के नाम जिक्र है ना ना। चलिए नेक्स्ट बैठिए, तब टाइम पास कहला। खड़ा होइए सखी। कल हम 4 गो बताए थे प्रवास, कौन कौन था 4 गो? हाँ हाँ, चलिए जो 2 गो बोले उसका परिभाषा बताइए तो। हाँ ओके, ठीक है। अब बताइए किसने कहा था कि एशिया के बहुत कम स्थान पर बहुत अधिक आए? अच्छा हाँ, ये सब लिखवाए थे तो एकदम सुनना चाहिए, पढ़ाए नहीं थे लेकिन लिखवाए थे। चलिए बताइए मसाई जनजाति किस महादेश में है? ओके, आगे बताइए मसाई जनजाति का जो गांव होता है उसको क्या कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? वेनेजुएला। ओके, बैठ जाइए आप। खड़ा होइए दीदी जी। बस बस आप जी सुनाइएगा। हाँ चाहे ना बोल, टाइम पास न कर। नहीं बस टाइम पास सुनाना है। कुछ पूछ दी के तो बताओ मसाई क्या है? कहाँ के?
ओके, इसके गांव को क्या कहते हैं? केनिया पहाड़ी के उत्तरी भाग में कौन सी जनजाति रहती है? ओके, अब बताना, पश्चिम अफ्रीका में सहारा के दक्षिण क्षेत्र में कौन सा जनजाति रहता है? एशिया महादेश में विश्व का कितना प्रतिशत आबादी निवास करता है? 60%। बैठा नहीं लहाल तो सुख के लाल, तो सुख के हम अबे न, तू कैसे आगे लहाल? तो हम सुख के लिए, हम शनिचर के लिए है, झूठे बोला है। सुना बहू, हाँ तो बिना उठले सुनैया, तो ये गलती लिख ली तो तोरा इतना काला फिक्र होगा? दोनों गलती लिख ले, बता फिर खड़ा हो गया। बट ऊत प्रवास किसे कहते हैं? जो अपने देश से दूसरा देश में जाता है। हमारा तो लगता है कि अब मशीन लगे पड़त कान में, हमारा बहिर हो गई है। दूसरा पूछे सर, अप्रवास किसे कहते हैं? ना चल बताओ, अंतरराज्यीय प्रवास किसे कहते हैं? जो अपने देश में शादी करके रह जाते हैं। जो अपने देश में शादी करके रह जाते। अच्छा, जे अपने देश में शादी, अब ले शादी लेके बैठल है, वहाँ धर के लिख देती ही है कि शादी है, तेरा ब्याह ना छुट्टी था। अरे आज तोरो आए तक हुआ, तोरो छेका पड़त, ये शादी लेके बैठ के लिए। अब ये होगा, दिखते हैं कुछ एग्जाम्पल दे के बताओ तो लेकर नौकरी पकड़ ली थे, धर के शादी रगड़ देते कि कोई आदमी जब शादी करके अपने देश में रह जाता है ना तो उसको अंतर्राज्यीय कहते हैं। वाह, तो वही तो सही ना बोली थे। ऐसे परीक्षा में ना लिखी है, बड मार हो तो रहा हम। हाँ, सुनबे न करो। डाइन नियर बुदबुदा रहा है, अब मारम सुनेले का है ना। चलो इधर देखो, हाँ सब लिखवा देंगे आप, पहले इधर ध्यान दीजिए ना। कल आपको इसका ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, आज अंतिम है। सब्जेक्टिव सब थोड़ा सा ब्रेक दीजिए ना, एक ही बार में धरधरा के देंगे। अब मार्च में परीक्षा है, तिमाही तो तू नहीं है, पैसा खाली जमा कर दें टेस्ट फी। तब भारी भारी पूछ के मारा मुक्के मुक्के, पता ना चले तुम कि कहला मारली है। चलिए इधर देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व भूगोल का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण। और आज हमारा लेक्चर 3 है और आखिरी लेक्चर है। आज ये खत्म होगा, कल इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। उसके बाद अब थोड़ा सा हम फ्री हो गए हैं, अब आप लोगों को धीरे धीरे सब्जेक्टिव मिलने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा कि आप लोगों को दिया जाए। आप लोग शांत रहे करें कृपया करके, ठीक है। हमको बहुत काम रहता है, आप जैसे लोग हम फालतू नहीं, खाली आना खाली जाना। तो बेटा पिटेबा दबा के तो लक्षण घेरी थे, ढेर दिन से ने पिटेला ना है। 1 2 3 रुक। बढ़ती जनसंख्या, अब भुलाऊं जरा क्या पढ़ाना है। आज हम लोग को पढ़ना है पहला टॉपिक, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। ठीक, तो देखिए जनसंख्या जब बढ़ता है या घटता है, खास करके यहाँ पे जो हमको पढ़ना है वो बढ़ने में, घटेगा तो कोई खास नुकसान है नहीं। घट, अब मान लो हमने के गांव में, देश में अगर 140 अरब जनसंख्या है हमने के देश के, वो घटेगा तो फायदेमंद है। असली समस्या कब आता है? जब वो बढ़ता है। तो जब अति करके घट जाएगा तब भी समस्या है, घट के वो 1 करोड़ पे आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक, और बढ़ के 2 अरब हो जाएगा तब पर भी दिक्कत है। बीच में होना चाहिए गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग। ठीक, उसको यहाँ लिंक करो। तो यहाँ पे जो जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव है, मुख्य रूप से यहाँ पे बताया गया जब जनसंख्या बढ़ता है तब क्या प्रभाव पड़ता है। अब प्रभाव नहीं, एक तरह से कुप्रभाव को देखो। जनसंख्या बढ़ने से
क्या कुप्रभाव होते हैं, मुख्य रूप से वही पढ़ना है। बस टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, लेकिन असल में हम पढ़ेंगे क्या, जनसंख्या बढ़ने से कुप्रभाव। पहला चीज, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जल, भोजन, भूमि, ऊर्जा, इन सब पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये सब सीमित रूप में है, सीमित लोगों के लिए है, और जनसंख्या उससे ज्यादा होगा तो दबाव बढ़ जाएगा। ठीक। दूसरा, जनसंख्या के वृद्धि होगा तो रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगा, तो ये भी इसका एक नुकसान होता है, कुप्रभाव होता है। उसके बाद जनसंख्या बढ़ने से शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यहाँ पे मान लीजिए 5 स्टूडेंट है तो सबके एकदम एक एक करके पूछ लेंगे, 5 के जगह 500 हो जाए, क्या उसी क्वालिटी में आपको पढ़ा पाएंगे? पर्सनली सबसे सवाल कर पाएंगे? रोज करेंगे, लेकिन गैपिंग करके, उसके लिए कुछ नियम बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो गुणवत्ता तो घटेगा ही घटेगा, स्वास्थ्य का गुणवत्ता घटेगा ही घटेगा। लोगों की संख्या ज्यादा रहेगा, बेड सीट कम रहेगा, मेडिसिन कम रहेंगे, डॉक्टर्स कम रहेंगे, तो स्वास्थ्य भी गिरेगा। शहरों में झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ जाती है, लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके रहने लगते हैं क्योंकि घर बनाने की क्षमता नहीं है। और भीड़ भाड़ भी शहर में या गांव में भी देखो तो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। और भी कई सारे हैं, एगो है, अभी सब जनसंख्या रहेगा तो गंदगी फैलाएगा, पोल्यूशन फैलाएगा, कितने सारे नुकसान इसके होते हैं, समझ गई। धरती पर जितना भी नुकसान हो रहा है सब करे वाला जनसंख्या है। जितने भी हम लोग नियम बनाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करना है, पोल्यूशन कंट्रोल करना है, ये करना है, कुछ मत करो, तो इसको कंट्रोल कर दो, बाकी अपने कंट्रोल हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पेड़ है, पेड़ की ये जड़ी है, ठीक, यहाँ से पेड़ निकला हुआ है, पेड़ ऐसी रहा है, ठीक, मान लो ये टहनी पानी जो भी है समझो, हम लोग पेड़ के टहनी को काट रहे हैं, जड़ को छोड़ दे रहे हैं। ये हमने के टहनी निकलल है ना जी, गुलाब का फूल है, ठीक, हम टहनी काट दे रहे हैं, पेड़ को छोड़ दे रहे हैं, जड़ को यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। जड़ फिर से क्या कर रहा है, नया पेड़ निकाल दे रहा है। जरूरत किसका है, इस जड़ को ही काटने की। जनसंख्या जड़ है और जो भी समस्याएं हैं हमारे पास वो टहनी है। तो हम समस्याओं से निपटने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करेंगे, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा चूल्हा वगैरह इस सब का उपयोग नहीं करेंगे ताकि प्रदूषण फैलने से बचे। कई सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर काम न कर रहे हैं। इसके ऊपर काम नहीं करेगा तो कितना भी करते रहिए, कोई उसका फायदा नहीं है। इसको कंट्रोल करिए ना, बाकी सब अपने नीचे आ जाएगा, समझ गए। तो ये एक प्रॉब्लम। उसके बाद देखो, जब संसाधन सीमित होगा तो किसी के पास ज्यादा होगा और किसी के पास कम होगा, और जब कम और ज्यादा होगा तो आय भी कम ज्यादा होगा, और जब आय कम ज्यादा होगा तो अमीर और गरीब बनेगा। समाज 2 भागों में विभक्त होने लगेगा, ठीक, गरीबों की संख्या बढ़ने लगेगी क्योंकि उसके पास आय उच्च स्तर का नहीं होता है। उसके बाद वायु, जल, भूमि सबको तो ये प्रदूषित करेगा ही, जितने ज्यादा होगा प्रदूषण भी उतना ही ज्यादा फैलाएगा। उसके बाद अगर हम चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे? संतुलित जनसंख्या के द्वारा। इन सबको अगर कंट्रोल करना है तो उसका एक ही रास्ता है, क्या? संतुलित जनसंख्या। अब दिमाग में सवाल आएगा कि संतुलित जनसंख्या होता क्या है। तो मान लो यहाँ पे 100 आदमी के खाना है और खाने वाला व्यक्ति भी 100 गो है, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। इसी को क्या कहते हैं? संतुलित जनसंख्या। यानी जितना संसाधन है, जनसंख्या भी उसी अनुसार है, तो उसको हम कहते हैं संतुलित जनसंख्या। परिभाषा लिखना हो तो लिखना, जब किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या उसकी उपलब्ध संसाधनों, रोजगार के अवसरों और आर्थिक विकास के अनुरूप होती है, यानी जितना उसके पास संसाधन है उसी के अनुसार जनसंख्या है, जितना रोजगार के अवसर हैं उसी के अनुसार जनसंख्या है, आर्थिक विकास के अनुसार उसकी जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या को हम कहते हैं संतुलित जनसंख्या। यहाँ पे 50 बच्चों का बैठने का व्यवस्था है, बैठने वाले भी 50 ही हैं, तो वो हो गया संतुलित। लेकिन 50 के जगह जब 100 आ जाएगा तो कई सारी समस्याएं उत्पन्न
हो जाएगी। ये समझ में आया? संतुलित, जितना संसाधन उतना ही जनसंख्या, तो कहते हैं संतुलित जनसंख्या। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा टॉपिक है जनकिकीय संक्रमण। ठीक, ये दीर्घ में भी पूछता है, लघु में भी पूछता है, तो MBBI टॉपिक है, बढ़िया समझना। बाकी सब PDF जब मिलेगा तो उसमें दिया जाएगा। जनकिकीय संक्रमण के पहले परिभाषा जानो। यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की जनसंख्या संरचना समय के साथ जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले परिवर्तनों के कारण बदलती है। ठीक, जब किसी देश में, हम लोग यहीं पे हैं, अपने गांव में ही सोचो, तो तुम्हारे गांव में क्या जनसंख्या हमेशा एक जैसा रहेगा? या तो वो बढ़ेगा या तो घटेगा। और बढ़ने घटने में मुख्य रूप से जन्म दर, मृत्यु दर जैसा एक प्रवास भी रहता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर से जब जनसंख्या घटता बढ़ता है, उसमें परिवर्तन होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? जनांकिकीय संक्रमण कहते हैं। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मैया? तो गांव में कई आदमी है, अंदाज से बताओ, एक डेटा ले लो कितनों, तुम बाबू एक झपड़ने से कितना होगा मैया गांव में? अरे कितनों लेना, कौन जानी थी? तो गांव में उतने है। ठीक है, एक एगो है, एक एगो का सब दिन तो गांव में एक एगो जनसंख्या रहेगा। बढ़ भी सकता है, खत्म भी हो सकता है। एक एगो ये मर गया, काम खत्म। ठीक, तो कोई भी गांव होगा तो कम से कम गांव में 100 लोग होंगे। ठीक, 50 लोग होंगे। क्या वो जनसंख्या हमेशा एक समान होगा? या तो बढ़ेगा या तो, ये बढ़ाने घटाने का काम कौन करेगा? जन्म दर मृत्यु दर। अगर जन्म ज्यादा हो रहा है तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, मृत्यु ज्यादा हो रहा है तो घट जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनंकिकीय संक्रमण कहते हैं। समझ गए? ये जो परिवर्तन होता है ना जन्म दर मृत्यु दर से, उसी को क्या कहते हैं? जनंकिकीय संक्रमण। क्लियर हुआ? आगे देखिए, ये परिवर्तन समानता सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के साथ होता है। ये समझ में आया? अगर तुम्हारे गांव का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगा, शिक्षा बढ़िया होगा, तो तुम्हारे गांव की जनसंख्या बढ़ेगा। तो अब इसमें दोनों चीज है। देखिए, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप तो जनसंख्या को कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ेगा तो उसका नुकसान है। लेकिन मान लीजिए आप स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, शिक्षित नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न है या नहीं भी संपन्न है, तो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है? जनसंख्या बढ़ जाता है। तो ये सब मिलकर के जनसंख्या को बढ़ाता या घटाता है। आर्थिक रूप से जो संपन्न है वो बढ़िया शिक्षा भी ग्रहण कर लेगा, और बढ़िया शिक्षा होगा तो जनसंख्या के कंट्रोल करके चलेगा, हम दो हमारे दो के तहत। ठीक, और अगर आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है तो वह अशिक्षित होगा, और अशिक्षित होगा तो वो कहेगा कि हम दो नहीं, हम दो और हमारे होने दो। ठीक, तो दोनों को प्रभावित कौन करता है? ये सारी चीज है। समझ गए? सामाजिक में देखो, फलनामा के 4 बेटा है तो हमारे 2 कह रहे, हमरो 4 गो रहत, हमारे 2 कमजोर काहे पड़त, हम 4 गो। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं। गांव घर में देखना, हमने अपने उम्र वाले में जो हम लोग भाई बहन हैं, कम से कम 3 गो होगा, सब 2 गो बाई चांस, कम से कम 3 गो। हम ही तीसरा हुए कारण नहीं लिए, सामाजिक कारण है। मेरा उत्पत्ति जो हुआ उसका कारण है सामाजिक। हाँ, भैया हो गए, भाभी बहन हो गई, मम्मी पापा डिसीजन लिए, तो भाभियों तो कहीं हो ही गई थी ना, ऐसी हल थी ना पता कहीं के। तो भैया और बहन जब हो गए तो पापा मम्मी ने डिसाइड किया कि अब नहीं। तब हम दादी डायलॉग मारती है, एगो बेटे है, आगे दिन का होतै ना होतै, एगो आओ पोता चाहिए। तो हम नकारा जन्म ले लिए। एक बात बताओ, तो जन्म कहिया हलू है? बता जल्दी, दम मार के क्यों नाट दें? कब हुआ है? मम्मी पापा तो कौन है?
जिसको तू बोलती है वही तेरे मम्मी पापा ही। तोरा तोरा कैसे पता? कैसे पता बता? तोरा कैसे पता कि तू है तेरे मम्मी या वह तेरे पापा हैं? कैसे कैसे पता है तुमको? लोग बताया, तू मान लिया, वैसे ही तोरा कैसे पता कि हमारा नाम रजबे है? बता बता सीधे कर। अब शांति रह। तो वैसे ही हमारा दादी बताइल है। आगे देखो, हम मार के क्यों ना देंगे, चुपचाप रहता, आवाज जाए। अब देखिए, ये जो सिद्धांत है जानकीय संक्रमण, इस सिद्धांत को देने वाले पहले व्यक्ति थे वारेन थॉम्पसन। कब दिए थे? 1929 में। लेकिन इसको बढ़िया तरीके से कौन रखा? तो उसका नाम है फ्रैंक नेटोस्टीन, 1945 में। यानी शुरुआत करने वाले, सिद्धांत की शुरुआत करने वाले वारेन थॉम्पसन थे और उसको विस्तृत रूप में बताने वाले नेटोस्टीन थे। समझ गई? तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, जनकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? तो मुख्य रूप से नाम आता है फ्रैंक नेटोस्टीन को, क्योंकि विस्तृत रूप से यही बताए थे। बाकी आप ऑप्शन देखते रहिएगा, हम दोनों बता दिए। क्लियर है? अब देखिए, इस सिद्धांत में बताया गया है कि जनकीय संक्रमण के 3 अवस्था होते हैं। कौन कौन होता है? बढ़िया से समझो। 3 अवस्था में पहला में यह वह अवस्था होता है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। ये मनुष्य के प्रारंभिक जीवन को माना जाता है। उस टाइम पे हम शिक्षित नहीं थे, स्वास्थ्य वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो क्या था, हम जनसंख्या के महत्व को नहीं समझते थे। तो जन्म होते रहता था, हम दो हमारे होने दो वाला सिस्टम अपनाए हुए थे, ठीक। और स्वास्थ्य ये सब की व्यवस्था नहीं थी, तो मृत्यु भी ज्यादा होती थी। तो ये दोनों चीजें उस टाइम पे उच्च लेवल पर था। जन्म दर भी उच्च लेवल पे और मृत्यु दर भी उच्च लेवल पे था। उसका कारण क्या है? अज्ञानता और निरक्षरता। हमको नहीं पता था, हमको ज्ञान नहीं था, हम अशिक्षित थे। तो जन्म दर और मृत्यु दर ऊंचा है, जन्म भी ज्यादा ले रहा है, महामारी बीमारी सब फैल रहा है, तो मृत्यु भी ज्यादा हो रहा है। और इस दौरान क्या होता है? जनसंख्या की वृद्धि जो है वो धीमे धीमे होता है। जितने जन्म ले रहा है उतने मरिए रहा है, तो जनसंख्या क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। जनसंख्या तेजी से कब बढ़ता है? मरने वाले लोगों की संख्या कम हो जाए और जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा। और अगर मरने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए और जन्म लेने वालों की संख्या कम हो जाए, तो जनसंख्या तेजी से घटेगा। दोनों चीज समझ में आया? कौन चीज समझ में आया? हालात उन्हें मुंह ताकि थे। पहला बता रहे हैं जनसंख्या तेजी से कैसे बढ़ता है। बढ़ने वाले में अगर मरने वालों की संख्या कम होगा, यानी मृत्यु दर कम हो जाएगा, और जन्म लेने वाले यानी जन्म दर की संख्या ज्यादा होगा, तो जनसंख्या जाएगा प्लस में, तेजी से बढ़ेगा। लेकिन सोचो, मरने वाले लोग ज्यादा हो यानी मृत्यु दर अधिक हो और जन्म लेने वाले कम हो, जन्म दर कम हो, तब जनसंख्या माइनस में जाएगा, तेजी से घटेगा। और मान लो मरे वाला और जन्म ले वाला दोनों लगभग एक के बराबर है, तो जनसंख्या का होगा या तो तेजी से धीरे धीरे बढ़ेगा या धीरे धीरे घटेगा। मान लो 100 बच्चा जन्म लिया, 98 आदमी मर गया, तो 2 को जनसंख्या न बढ़ा, ठीक। अब 98 आदमी क्यों मर जाएगा? तो उसका कारण है वहां पे स्वास्थ्य सबके व्यवस्था नहीं होगा, बीमारी होगा, मर जाएगा। तो मरने वाला भी संख्या अधिक है और जन्म लेने वाला भी, तो जनसंख्या बढ़ेगा भी तो धीरे धीरे और घटेगा भी तो धीरे धीरे। समझ गई कि 100 आदमी जन्म लिया, 102 आदमी मर गया, तो 2 घटेगा। तो प्राथमिक अवस्था में वही था, जन्म दर भी उच्च लेवल के है और मृत्यु दर भी उतने लेवल के है। तो जनसंख्या क्या हो रहा था? धीरे धीरे बढ़ रहा था। लगभग 200 साल पीछे चल जाओ तब विश्व के अधिकांश देश इसी अवस्था से गुजर रहा था। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि उस टाइम पे व्यवस्थाएं कम थी, लोग मरते ज्यादा थे, अज्ञानता था, निरक्षर थे, तो जनसंख्या भी पैदा भी लइकन खूब लेता था, बच्चा खूब होता था, तो जन्म दर भी ऊपर, मृत्यु दर भी ऊपर। तो जितने, अब इसको एक क्लास से समझो, क्लास में 20 लइकन है, 20 को भागू जाते, 20 को आहू जाते, 20 को भागू जाते, 20 को आहू जाते, जनसंख्या का होगा? तब भागे वाला मर गया, आवे वाला जन्म लिया, तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, न तो रहेगा वही समान एक जैसा। समझ गए? क्लियर हुआ प्रथम अवस्था?
क्लियर हुआ जी? यस सर। अब बोलना था फिर एक झापड़ से खींच कर, एक के झापड़ में तो सीधे हो जाते। फिर उठवे एक सप्ताह बाद मम्मी से पूछे कि हम कहाँ है मम्मी, मारलन हल जखनी ले याद है, ओकरा बाद यादवे नहीं कुछ हमरा। तो मम्मी कहते कि एक सप्ताह से तू हॉस्पिटल में है, आज नाम कटेला चल। दूसरा अवस्था देखो, दूसरी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर ऊंचे रहता है, लेकिन हम लोग ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, स्वास्थ्य सब को समझ जाते हैं, और मृत्यु दर का होता है घट जाता है। जनसंख्या बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फिर भाग गलो माथा में से। अरे समझो, अगर जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो तो क्या होगा? तो दूसरी अवस्था में यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, जन्म उसी होते रहता है, लेकिन स्वास्थ्य वगैरह की हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं, तो मृत्यु दर क्या होता है? कमेगा। तो मृत्यु दर कम हो गया, जन्म दर उतने के उतने हैं, तो बढ़ जाएगा। अभी हमने उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, भारत जो है उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। देखो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अशिक्षा है, भले कहने को हम 65% या 70% साक्षर हो जाए, लेकिन हम बताएं शिक्षित किसे कहते हैं? जिसको अपनी भाषा में पढ़ने लिखने आ जाए उसको हम शिक्षित कहते हैं। इसका मतलब ये थोड़े कि उसको सब चीज़ के ज्ञान हो गया है, ठीक। कई सारे तो बस हम जैसे लोग हैं जो डिग्री लेके बैठे हुए कि हम ग्रेजुएट हैं नहीं, तो उस प्रकार के लोग हैं। तो शिक्षा का विकास हुआ नहीं, तो जनसंख्या तो वो बढ़ाएगा। दूसरी तरफ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो चुकी है, तो दादी हम मरुआ ले गिर रहा तो का दवाई पिया पिया के हम जिया देंगे, और उन्हें से 4 गो हमारे बालो बच्चा हो गया, तो जनसंख्या का होगा? क्यों बढ़ा? क्योंकि जन्म दर वही है, अब मृत्यु दर को हम स्वास्थ्य की व्यवस्था करके कंट्रोल कर लिए। जिसको मर जाना चाहिए था उसको 2 साल हम खींच ले रहे हैं कि चल अभी मर दवाई के दम पर जिंदा रह। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ता है। ऐसी अवस्था देखने को मिलेगा विकासशील देशों में, जैसे कि हमने के भारत। ये है जनकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था, समझ गई। फिर आता है तृतीय अवस्था। ये वो टाइम आता है जब हम लोग विकसित हो जाते हैं, सब कोई शिक्षित हो जाते हैं, स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था हो जाती है, हम लोग जनसंख्या के महत्व को समझने लगते हैं, उसके नुकसान और फायदे हमें समझ में आने लगते हैं। तब हम आ जाते हैं उस नीति पर, हम 2 और हमारे 2। स्वास्थ्य बेहतर है, लेकिन जन्म दर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं कि नहीं हम लोग के 2 ही बच्चा होना चाहिए, 1 ही बच्चा होना चाहिए। क्यों भाई? तो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया है, सुविधाएं उतना उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा। तो हम जिम्मेवार बन जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, और जनसंख्या में जन्म दर को भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और मृत्यु दर तो स्वास्थ्य से कंट्रोल है, तो फिर से दोनों आगे कहाँ, लेवल में, तो फिर से जनसंख्या बढ़ेगा भी तो धीरे धीरे, समझ गई। तो तीसरा में फिर हम पहले के जैसन हो जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, पहिलका में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था अज्ञानता के कारण, और तीसरका में दोनों को हम कम कर दिए हैं, कम करके बराबर लिया है, क्योंकि हम समझ चुके हैं उस चीज को। तो वो है तृतीय अवस्था। ये अवस्था देखने को मिलेगा तुमको विकसित देश में। जैसे कि देखो कनाडा विकसित है, वहां पे जन्म दर बहुत कम होता है, बहुत कम जनसंख्या बढ़ेगा, संतुलन बना के रखेगा। जापान विकसित है, संतुलन बना के रखेगा। अमेरिका विकसित है, वो सब कौन अवस्था से गुजर रहा है, तृतीय अवस्था से। हम लोग किस अवस्था से गुजर रहे हैं, द्वितीय से। आज जंगल में जो आदिवासी है वो कौन अवस्था से गुजर रहा है, प्रथम से। तीनों चीज समझ में आ गया, क्योंकि आदिवासियों के पास ना तो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना तो उसे ज्ञान है, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊपर है, प्रथम अवस्था में रह रहा है। हम लोगों के पास स्वास्थ्य की व्यवस्था है, लेकिन जन्म दर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ है, द्वितीय अवस्था में। और विकसित देशों में स्वास्थ्य की व्यवस्था है और उनको जनसंख्या का महत्व भी समझ में आ गया है, तो वो जनसंख्या में जन्म दर को कंट्रोल कर लिए हैं, तो वो कहाँ है, तृतीय अवस्था में। तो ये 3 गो अवस्था होता है, और पूछेगा तुम लोगों को, इन्हें याद रखना। अब एक है तुमको प्रजनन दर, एक है जनसंख्या संरचना, और एक है जनसंख्या विभिन्नता। जनसंख्या संरचना ये सब हम तुमको वो पिछले क्लास में बताए हुए हैं, बस यहाँ एक बार रिवीजन कर लो। प्रजनन दर देखो, प्रजनन दर में होता है कि हमने जानते हैं कि महिलाएं 15 वर्ष से माँ बनने के योग्य हो जाती है,
पढ़ ले बायोलॉजी में 10th में 15 वर्ष से लड़की माँ बन सकती है और कितने उम्र तक 49 वर्ष तक ऐसे औसत रूप में देखा जाए तो उसके बाद वो माँ नहीं बन सकते 15 वर्ष से पहले नहीं और 49 वर्ष के बाद नहीं। ठीक सुनते बैठो। तो महिलाओं का प्रजनन काल कितना हो गया 15 से 49 वर्ष। अब इसी में निकाला जाता है प्रजनन दर। मान लो इस अवस्था में 5 गो महिला है, एक गो है ए, एक गो है बी, एक है सी, एक है डी और एक है ई। इसका हुआ 2 बच्चा। ठीक 2 ही गो की कि हम 2 ही रखेंगे, पढ़ल लिखल है। ई कही कि हम 1 गो रखेंगे, ओकरो से ज्यादा पढ़ल है। ई कही कि हम 6 गो रखेंगे। ठीक, ई कही हम 4 गो रखेंगे। ठीक, और ये कही कि हम रख लेते हैं ताकि हमको काटने में आ जाए बढ़िया से, 1 ही रखो, 1 रखो। ठीक, ये वो पढ़ल है। अब देखो प्रजनन दर कैसे निकालेंगे। सब महिला है, 5 महिलाएं थी, नीचे 5 कर दिए। टोटल कितने बच्चे हुए हैं? तो 3 और 6 9 और 9 4 13 हो रहा है ना। सीधा सीधा 13 पर काट दें, 13 है, 13 हो गया, 14 हो रहा है। ठीक, 6 4 10 4 14 ले ना भाई 14। अब देखो अगर ये चाहती, क्या इसको 6 बच्चा नहीं होता? ये चाहती इसको 6 बच्चा नहीं होता? ये चाहती थी इसको 2 बच्चा नहीं होता, 1 बच्चा नहीं होता? चाहती 4 गो, 1 2 6 8 नहीं जन्म दे सकती थी? सब दे सकती थी, सब मान लो कि 10 10 दे सकती थी। लेकिन किसी ने अपना 2 ही बच्चा रखा, किसी ने 1 ही रखा, किसी ने 6 रखा, किसी ने 4, किसी ने 1। अब इसका निकालते हैं प्रजनन दर। तब 5 महिलाओं का प्रजनन दर निकालते हैं। तो क्या कर दो, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40। इसका प्रजनन दर कितना निकला? 2.8, यानी सबके 2.5 गो बच्चा पड़ेगा। समझ गई? अच्छा 2.5 गो में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको 3 कर लो, 2 कर लो। 2 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 2 किए तो ये 15 हो गया। ठीक, तो अब काटो बढ़िया से। तब 15 5 कितना में कट गया? यानी सब 3 गो रखता तो समान नहीं होता, लेकिन का सबके 3 गो है। किसी के 6 गो है, कोई के 1 गो है, लेकिन सब को अगर हम बैठाएं तो 3 गो बैठाएंगे ना तो पूरा 15 पूरा हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रजनन दर। ठीक, देखो अब यहाँ पे प्रजनन दर वह औसत संख्या है। ये क्या निकाले हम? औसत संख्या, जो यह बताती कि किसी देश या क्षेत्र के एक महिला अपने प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। तो हमारा क्या निकला कि एक देश है, ठीक, उस देश में 5 महिलाएं हैं और उस 5 महिलाओं का औसत जन्म देने की संख्या कितना निकला है? 3 निकला है। अंदाजा लगाया गया है कि एक देश में 5 महिलाएं हैं तो सबके कम से कम 3 गो बाल बच्चा होगा औसत रूप में। लेकिन जरूरी नहीं कि सबके 3 गो होगा, किसी का 6 भी है, किसी का 2 भी है, किसी का 1 भी है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रजनन दर कहते हैं। प्रजनन दर समझ में आया कि घरे घूस के समझाऊ कब? हाँ, गांव में ना, छोड़ दो, इतने पर काफी है। ये है तुम्हारा प्रजनन दर। अब है जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना में मुख्य रूप से हम रखते हैं आयु को। पिछले क्लास में तुम लोगों को बताए हैं 0 से 1 से 14 वर्ष बाल अवस्था, 15 से 50 था, 59 था, 59 कौन है? युवा अवस्था। ठीक, और उसके बाद वृद्धावस्था। इसी को तो जनसंख्या संरचना कहते हैं। ये जो अंतर है इसी को जनसंख्या संरचना कहते हैं। उसके बाद और देखो, तुम अपने गांव में यहीं पे देखो, क्या सब बराबर समान है? ज्ञान में अंतर है? क्या तुम सब संपत्ति में एक समान हो? कोई के ज्यादा अमीर है, कोई कम गरीब है, कोई 1 कट्ठा जमीन भी खरीद ले रहा है टेम्पो चला चला के। ठीक, तो व्यवस्था, ये सब चीज देखो तो एक जैसा है जी? नहीं है। ये जो विभिन्नता है, ये जो अंतर है, इसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या संरचना। परिभाषा देखो, जनसंख्या संरचना से ऐसा है, किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या के आयु, उम्र में भी अंतर होगा।
लिंग, कोई पुरुष है कोई महिला है कोई बीच में है, व्यवसाय, शिक्षा, निवास स्थान, ये सब के आधार पे जब वर्गीकरण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या संरचना कहते हैं। समझ गए, ये जनसंख्या संरचना। आगे देखिए, शांति बैठ। अब आइए जनसंख्या विभिन्नता। बताओ तो क्या कहीं पे तू रहती है वहां के जनसंख्या सब एक जैसा है? कोई पुरुष है कोई महिला है, कोई लंबा है कोई नाटा है, कोई करिया है कोई गोर है, कोई मोटा है कोई पतला है, कोई के नाक खड़ा है कोई के नाक बैठल है ना भैया? ठीक, एकदम बहुत आवश्यक है। तो देखिए, किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या में आयु अंतर होता है, लिंग में अंतर होता है, जाति में अंतर होता है, धर्म में अंतर होता है, भाषा में अंतर, शिक्षा में अंतर, व्यवसाय में अंतर, जीवन स्तर में अंतर। इस पूरे अंतर को एक साथ हम क्या कहते हैं? जनसंख्या विभिन्नता कहते हैं। समझ में आया? ये जो अंतर है उसी को हम जनसंख्या विभिन्नता कहते हैं। अब देखो, जनसंख्या बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताइए जल्दी। आए? अरे जनसंख्या बढ़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? दोनों है। तो बुरी बात है तो उसका उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय यही है कि आप सब विवाह नहीं करिएगा। ठीक है, आप कीजिएगा। हाँ, हम कर लेंगे। हाँ? अब चुप, इमे आवाज जाए शांति, एकदम क्वाइट के खिखी दांत नहीं पड़ल है, खाली हम बोलेंगे, तुम्हें सब चुप रहेंगे। देखिए, तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करना पड़ेगा क्योंकि इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जितनी लड़की है उन सबको विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, लड़कन सब करे। लड़का लड़का में बियाह हो ना का जाए। चलो शांति, ये मजाक था। इधर देखिए, सीरियस हो जाइए। क्या करना है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए? सबसे पहले परिवार नियोजन बनाइए, प्लानिंग, कि हम कितने बच्चों का भरण पोषण सही तरीके से लालन पालन कर सकते हैं, उसी के अनुसार रखिए। अब मान लो कि हमको 10 बच्चा के लालन पालन करने की क्षमता है, तब पर भी 10 को नहीं रखना है, आगे के संसाधन को भी ध्यान देना है। ठीक, तो आप परिवार नियोजन करिए कि हम 2 रहेंगे, हमारे बच्चे भी 2 होंगे, 1 होंगे। तो ऐसे करके हम ये निर्णय लेकर के हम क्या कर सकते हैं? जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। गर्भ निरोधक जो साधन है उसका उपयोग करके भी हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा पैदा ना हो। ठीक, गर्भ निरोधक यानी प्रेग्नेंट ना हो, तो उसका उपाय करके भी हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षा के विकास करके, रोजगार को बेहतर बना के, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा दे करके, और खास करके ये किसको देना चाहिए? महिलाओं को। ये सारी चीजें दे करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, जो भी स्वास्थ्य में है महिलाओं को लेकर के, गर्भ निरोधक चीजों को लेकर के, अगर वो फ्री में हो जाए तब कर सकते हैं। सरकार नियम लगा देवे, तोरा 2 से ज्यादा बाल बच्चा होगा तुमको नौकरी ये सब नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, कर लो कंट्रोल। 2 से ज्यादा बच्चा होगा जेल भेज देंगे, तुरंत हो जाएगा कंट्रोल। केकरा जेल जाना है, 2 को रखो। ठीक, तो कुछ इस तरह के नियम भी अंत में अपनाना पड़ेगा। हम जन्म दर में कमी ला करके और जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम ये अंतिम है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो, गांव समाज में देखो आज भी विवाहिका छेका पड़ जाती थी 14 साल 15 साल की उम्र में। ठीक, 20-25 साल होते होते 4 गो बाल बच्चा हो जाते। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर विवाह का सही उम्र तय कर दिया जाए, सही उम्र पर विवाह किया जाए, तो उसको समझ में आएगा कि हमको कितने बच्चों की जरूरत है। वो मैच्योर हो जाएगा, लड़का या लड़की। जब मैच्योर हो जाएगा तो उसे समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। मैच्योर मतलब बुद्धि हो जाता बा। एगो होगा है ना, बुद्धि वाला दांत निकला है लास्ट में,
30-35 साल पर होला पर तो दांत निकल जात बा, तो बुद्धि हो जात बा, ठीक, कि हम कितना बच्चा के लालन पालन कर सके, तो उसके अनुसार आप उसको कंट्रोल कर लीजिएगा। और ये सब करने के लिए आपको चाहिए शिक्षा, वहीं से जागरूकता आएगी, समझ गए। तो ऐसे करके हम प्रजनन दर को रोक सकते हैं। जो लड़की 15 साल की उम्र में शादी हो गया तो 17 साल होते होते वो तो माँ बन ही जाएगी एक बच्चा के, 20 होते होते दूसरा, ऐसे करके बढ़ते जाएगी। अब मान लीजिए कर बियाहवे हो गई 35 साल की उम्र में, अब बताओ तू कितना जनसंख्या बढ़े है, बहुत कम बढ़ा पाएगी। तो अगर हम विवाह का आयु तय कर दें तब भी हम जन्म दर को कम कर सकते हैं, प्रजनन दर कम कर सकते हैं और जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण करने से क्या फायदा है और जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान है, और इस तरह से लोगों में जागरूकता फैला करके भी हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, ठीक। तो इस प्रकार से कीजिए। उसके बाद सरकार क्या करे, छोटे परिवार को बढ़ावा देवे, उसके लिए योजनाएं लाए कि जिसका छोटा परिवार है, 2 ही बच्चे हैं, उसको हम ये सुविधा देंगे वो सुविधा देंगे, तो लालच में लोग 2 ही बच्चा रखेगा, और जो 2 से ज्यादा रख रहा है उसको डाल दीजिए जेल में, अपने कंट्रोल कर लेगा, समझ गए। तो ये सारी व्यवस्थाएं करके हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर प्रकृति खुद कंट्रोल करेगा। अगर हम लोगों ने अपने से सतर्क नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं किया, तो प्रकृति को कंट्रोल करने आता है कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है। और इस सिद्धांत को दिए हैं माल्थस। माल्थस कहते हैं कि जब मनुष्य जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करता है तो प्रकृति खुद जनसंख्या को कंट्रोल कर लेता है। कैसे? जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो सूखा पड़ेगा, बाढ़ पड़ेगा, कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आएगी, महामारी फैलेगी, युद्ध होगा, और इसमें जनसंख्या का ह्रास होगा, एक दूसरे से लड़के मरेंगे, बाढ़ में, सुखाड़ में, भूकंप में दबा के मरेंगे, महामारी से मरेंगे, और जनसंख्या का हो जाएगा कंट्रोल, क्योंकि जन्म दर कम रहेगा, मृत्यु दर उस टाइम का हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो जनसंख्या आ जाएगा नीचे। और ये सारी घटनाएं कौन करता है? प्रकृति करता है। तो माल्थस का कहना है कि जब हम अपने जनसंख्या को स्वयं कंट्रोल नहीं करते हैं तो प्रकृति अपना जनसंख्या कंट्रोल करती है। तो इससे बेहतर है कि प्रकृति के करने से पहले हम ही अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लें, क्योंकि जब वो करेगा तो बड़ा भयानक होता है, युद्ध की स्थिति देखना पड़ेगा, महामारी देखना पड़ेगा, और तब कंट्रोल होगा, समझ गए। इसमें माल्थस एक बात और कहता है कि पृथ्वी जो है, हम तुम लोगों को बताए हैं कि पृथ्वी जो है एक नाव के जैसा है, और नाव पर सीमित लोगों का जैसे साधन रहता है, उससे ज़्यादा लोग आए तो नाव डूब सकता है, उससे वहाँ के चीज़ों के लिए लड़ाई हो सकती है। वैसे ही हमारा पृथ्वी है, और यहाँ पे सीमित लोगों के लिए साधन है। जब जनसंख्या उससे ज़्यादा होगा तो पृथ्वी डूबने की कगार पे आ जाएगी, हम लोग आपसे में लड़ मर के ख़त्म हो जाएंगे, या तो पृथ्वी ले मारेंगे या तो कंट्रोल करके फिर से संतुलित करके सही तरीके से लेके जाएंगे। तो ये थे माल्थस। ये पूरा हो गया आपका चैप्टर आज खत्म। कल आप लोगों को हम इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, उसके बाद अगले सप्ताह में न होगा तो अगले सप्ताह में शायद इसी का दूसरा चैप्टर जो तीसरा है वो शुरू करेंगे, क्योंकि उस वाले में उसको पढ़ लिए हैं, भारत वाला में चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो इन्हें से कंट्रोल खत्म करके तब उधर जाएंगे, समझ गए? क्लियर? क्लास खत्म करें, चलिए, धन्यवाद।